हेलो सभी लोगों को नमस्ते। और आज हम लोग एक नए, क्योंकि कोविड है इस वक्त, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं डॉक्टर अनीता सिंह हूँ, बीडीएस हूँ। और मैं आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इस वक्त करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑन एयर है। और आप लोगों को कई लोगों को इस टाइप की क्यूरियोसिटी भी होगी कि ये क्या है। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ठीक है, ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे और इसका कोरोना के साथ में क्या कनेक्शन है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे कि इसकी क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और ये कैसे होता है, किससे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को लेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और काफ़ी आपको शायद पसंद आएगा, होपफुली ऐसा मुझे लगता है। बाकी फीडबैक आप लोग देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। ठीक है, ये बला क्या है। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये एक तरीके का मोल्ड है, एक तरीके की फफूंदी है। उससे होता है, ये एक तरीके की फंगल इन्फेक्शन है एक तरीके का, ये जो आपकी बॉडी में हो जाता है। क्या यह खतरनाक है? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होता है, क्या ये बहुत खतरनाक है, जानलेवा है? तो हाँ, ये बहुत खतरनाक है और ये अगर आपने लापरवाही बरती इसमें तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि ये होता किससे है, किस कारण से होता है, क्या इसका जो ऑर्गेनिज्म है या जो जिस वजह से ये होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये एक प्रकार की फफूंदी होती है, मोल्ड होता है जिसको कि म्यूकोरमाइसिटीज कहते हैं। ग्रुप ऑफ मोल्ड्स है ये, समूह होता है ये एक तरीके की फंगस का। तो ये उसके द्वारा होता है जिनको कि हम म्यूकोरमाइसिटीज कहते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कैसे करता है, हाउ इट एंटर्स इन योर बॉडी, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो अगर हम इस बारे में बात करें कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसके जो भी रीजन हो सकते हैं, ये मेन जो सोर्स होता है ये हमारा सांस के द्वारा जाता है। वैसे ये आपके स्किन के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है, सांस के थ्रू भी जा सकता है, आपके कानों के थ्रू, आंख के थ्रू, किसी भी तरीके से ये जा सकता है, आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। मोस्टली ये उन लोगों को होता है जैसे जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, मिट्टी में, क्योंकि जो फंगस होता है इसका मेन काम होता है जो भी हमारे खेतों में या बागों में या जो भी सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको सड़ाना, उनको गलाना, डिकम्पोज करना उनका काम होता है। तो मेनली जो एरियाज होते हैं कि जैसे जो लोग मिट्टी में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, या जो कंपोस्ट खाद बना रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं। और थर्ड, आपके घरों में जो होता है कि जैसे हमारी कोई ब्रेड है या रोटी है या बासी खाना है जो रखा हुआ है, जो सड़ रहा है, उसे कई बार हम क्या होता है सूंघ के देख लेते हैं या उसे चख के देख लेते हैं, या मतलब किसी भी तरीके से। तो ये उनको बासी खाने को, फफूंदी ब्रेड रोटी जिसपे फफूंदी लगी हुई है उसको छूने से या उसको सूंघने से ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि साइट्स, ये कौन कौन सी जगह है जिनको ये प्रभावित करता है मेनली। तो ये जो मेनली हमारे बॉडी के ऑर्गन को, वैसे तो ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो मेन जो फोकस एरियाज हैं इसके वो होते हैं मेनली हमारे साइनस होते हैं। साइनस कैसे होते हैं, जो हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं इसके अंदर, हमारे जो गालों के नीचे हड्डी के अंदर, कभी अगर आपने कंकाल देखा हो तो उसके नीचे हड्डी के अंदर हमारे खाली स्पेस होते हैं, यहाँ पे जगह होती है जहां हमारी सबसे पहले एयर, जब हम भी नाक सांस लेते हैं तो वो सबसे पहले अंदर जाती है, तो उन खाली एरियाज को साइनस कहते हैं। तो ये उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वहीं से ये बाकी जगहों में भी जाता है, साइनस के थ्रू ही ये बाकी बॉडी के पार्ट्स में जाता है। तो मेन जो इनके एरियाज हैं वो ये साइनस हो गया आपका। साइनस के थ्रू ये आपके अगर नीचे जाएगा तो ये आपके लंग्स एरिया में जाएगा, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपके सांस के एरिया से जब अंदर जाता है तो ये आपके फेफड़ों में जाएगा। अगर आपकी आहार नाल के अंदर चला गया, जो कि हमारी इसी में, यहाँ पे हमारी विंड पाइप भी होती है, साथ में हमारे इसमें जो हमारा खाना जहां से हमारा जाता है वो एरिया भी, वो नाल भी इधर ही होती है। तो वहां से अगर ये हमारे खाने की नाल के अंदर चला गया तो ये इससे हमारे पेट में चला जाता है, वहां इन्फेक्शन क्रिएट करेगा।
और अगर ये हमारे सांस की नली में चला गया तो ये हमारे लंग्स एरिया को प्रभावित करता है, जहां लंग्स में चला जाता है ये। तीसरा है ये हमारे आंखों में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर ऊपर के एरिया में चला गया तो ये आंखों में जाएगा। आंखों से अगर ये और ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तो ये ब्रेन में भी चला जाता है। ब्रेन में सडनली एकदम तुरंत नहीं जाता है, लेकिन अगर आप ये कंडीशन तब आती हैं जब ट्रीटमेंट बहुत देर तक अवॉइड किया गया, ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, लापरवाही की गई, तो उस कंडीशन में ये जाता है। तो उस कंडीशन में ये आपके ब्रेन में हो गया, तो जो इसके मेन एरियाज हो गए, और स्किन में होता है ये। तो इसके जो मेन एरियाज हो गए वो हो गए, स्किन हो गया इसका, आपका साइनस हो गया, लंग्स हो गया, और आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, दिमाग में हो गया, आपके फेफड़ों में हो गया, और आपकी त्वचा में हो गया, और तीसरा आपके चौथा आपके साइनस में हो गया, ठीक है। श्वसन तंत्र को इसने प्रभावित कर दिया आपके। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि अगर आपको या जिस भी व्यक्ति को ये हुआ है, ब्लैक फंगस अगर हो गया है या म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, तो उस कंडीशन में हम ये जानेंगे कैसे कि इसको हो गया है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो इसके क्या लक्षण है वो डिपेंड करता है कि ये हमारा इन्फेक्शन जो है वो किस एरिया में हुआ है, उसने किस अंग को प्रभावित किया है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आपके ये नाक के एरिया में चला गया, ठीक है, नाक के श्वसन तंत्र को इसने अगर प्रभावित किया, आपके लंग्स एरिया में चला गया, तो क्या होगा, पेशेंट जब नाक साफ करेगा उसके, या खांसी आएगी, बलगम आएगा उसके उसमें, तो उसमें नाक में या बलगम में, बेसिकली जिसको हम स्पुटम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो उसके अंदर खून के थक्के आएंगे, ठीक है, खून के थक्के आएंगे, ब्लड के क्लॉट्स आ सकते हैं उसके अंदर। दूसरी चीज, अगर उसने अगर वो आंखों के एरिया में चला गया है तो उसमें क्या होता है, किसी भी एक साइड में, राइट लेफ्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी एक साइड में ये एरिया आपका पूरा रेड हो, पेशेंट का रेड हो जाएगा, या डार्क ब्लैकिश हो सकता है, या मोस्टली रेड हो जाता है, और सीवियर पेन होता है, इसमें बहुत सीवियर पेन होता है, वो चीज हो सकती है। अगर ये आपके, दूसरी चीज, हाँ, आंख को अगर इफेक्ट करेगा तो ब्लड विजन हो जाता है, पेशेंट को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये आपका सीवियर पेन हो गया, ब्लड विजन हो गया, जिसमें कि धुंधला दिखाई देने लग गया पेशेंट को, सेकेंड चीज ये एरिया आपका रेड हो गया, तो ये हो गए कि आंख में इन्फेक्शन हुआ है। फिर आता है, अगर ये ब्रेन में पहुंच गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन में पहुंचने पे क्या होता है कि पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा, साथ में उसको मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, उसे चीजें समझ नहीं आएंगी, कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर ये स्किन एरिया में होता है तो क्या होगा, जिस एरिया को भी ये इफेक्ट करेगा, मोस्टली अगर फेस एरिया को इसने इन्वॉल्व किया है तो आपके चिन पे, चीक्स पे, आंखों के पास में, या इंट्रा ओरली जैसे दांतों के आसपास आपके, और गालों में, जीभ पे, कहीं भी किसी भी एरिया को ये इफेक्ट कर सकता है, आपके तालू में, तो वहां पे ब्लैक या रेड कलर के, मोस्टली ब्लैक होता है, रेड कम होता है, ब्लैक ज्यादा होता है, इसीलिए इसके पेक्यूलियर कलर की वजह से ही इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो वो आपके पैचेस वहां पे आएंगे, वो पैचेस वहां पे दिखाई देंगे। दांत जो है, दांत का एरिया अगर इन्वॉल्व करेगा ये मसूड़े का, तो वो दांत आपके जो है वो लूज हो जाएंगे वहां पे। तो इन सारे सिम्टम्स को हमें देखना है। सिम्टम्स में सबसे पहले विजिबली जो हमको दिखता है वो है हमारे ब्लैक, और बहुत कॉमनली ब्लैक स्पॉट्स, और सेकेंड चीज तेज दर्द और कंफ्यूजन, उल्टी आना, ठीक है। अगर पेट के एरिया में पहुंच गया है, आपके इंटेस्टाइन से आपके जो आहार नाल, जैसे मैंने बताया था, अगर आहार नाल के थ्रू होते हुए अगर आपके पेट के एरिया में पहुंच गया है तो पेशेंट को उल्टी आ सकती है, ठीक है। उल्टी आएगी तो उल्टी में ब्लड आएगा, ठीक है, उल्टी में ब्लड आएगा, पूरा ब्लड भी आ सकता है, मोस्टली ज्यादातर क्लॉट्स आते हैं, थक्के आते हैं खून के, और नाक से जो भी आएगा आपका क्लियर होगा सॉरी, नाक से जो भी चीज क्लियर होगी या थूक के बलगम के थ्रू आएगा, वो भी वहां पे आपको ब्लड क्लॉट्स आएंगे। तो ये होते हैं इनके सिम्टम्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा होता है, ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। तो उसमें जो आते हैं, सबसे टॉप पे आते हैं आपके डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। रीजन क्या होता है कि कभी भी फंगस जो ग्रो होती है उनके लिए जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर ज्यादा होता है, ठीक है। डायबिटिक कंडीशन जो है जिसमें ब्लड शुगर लेवल उनका, हर डायबिटिक पेशेंट को नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों का
ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, जो कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों को ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक मुफीद सा इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको फंगस को ग्रो करने के लिए, तो ये इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है। सेकेंड आते हैं आपके ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस्ड होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, या जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। थर्ड आते हैं जिन लोगों की स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है किसी भी रीजन की वजह से। कई बार क्या होता है, जो लोग क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट, दमे के जो मरीज होते हैं, उन लोगों के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी चल रही होती है, या और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें स्टेरॉइड थेरेपी चल रही होती है। तो स्टेरॉइड बेसिकली जो होते हैं, जिनको अगर हम एक प्रॉपर वे में हमें यूज करना होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं यूज हो रहे हैं या कई बार मजबूरी में देने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है उस पेशेंट की, इस वजह से ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कीमोथेरेपी। जिन लोगों के जैसे कैंसर पेशेंट है, जिन लोगों की कीमोथेरेपी हो रखी है जिन पेशेंट्स की, उनको इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे ऐसे लोग जो एंटी फंगल ड्रग्स का ओवर यूज करते रहते हैं, ठीक है, जो मतलब जिनको जब कभी भी आया कि रैंडमली कोई भी चीज, कुछ लोगों को आदत होती है अपने आप से मेडिसिन लेने की, तो वो लोग जो एंटी फंगल ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये उन लोगों को होता है। फिर आते हैं ऐसे लोग जो नमी वाले एरियाज में ज्यादा रहते हैं, बहुत जो कुछ लोग जॉब पर्पज इस तरीके का होता है कि वो नमी वाली जगह पे रहते हैं, या उनको सन एक्सपोजर कम मिल पाता है, धूप कम मिल पाती है, वो लोग वहां पे, उन लोगों को चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज, आपके खेतों में और कंपोस्ट खाद या इस तरीके की काम करने वाले जो लोग मिट्टी के संपर्क में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये वहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए उन लोगों की मतलब उन लोगों को चांसेस बढ़ जाते हैं ये ब्लैक फंगस होने के। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, उनमें एक केस ये भी आता है कि हमारे जो एड्स के पेशेंट होते हैं, उन लोगों में भी इसका चांस जो है, डायबिटीज के बाद अगर सेकेंड नंबर जो अगर आता है किसी का, तो या कहेंगे कि फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो एड्स के पेशेंट भी होते हैं, जिनमें ये बहुत ज्यादा होता है, डायबिटीज और एड्स के पेशेंट भी, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम होती है, ऑलमोस्ट नील होती है, तो उन लोगों को भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो शायद सबसे ज्यादा करंट है, उसमें ये है कि ब्लैक फंगस और कोरोना का कनेक्शन क्या है। ठीक है, ब्लैक फंगस और कोरोना का कनेक्शन क्या है। कई बार कई सारी चीजें हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ब्लैक फंगस जो हो रहा है वो कोरोना की वजह से हो रहा है, तो नहीं, ये कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी अपने उसमें बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी बहुत पहले से थी, और लेकिन ये बहुत कम होती है। अभी कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारे कोरोना के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए इसके जो इस बीमारी को जो है इनका होस्ट ज्यादा मिल रहा है, मतलब उनको ऐसे लोग ज्यादा मिल रहे हैं जहां ये बीमारी ज्यादा ग्रो कर सकती है, तो इस वजह से इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं। अब कोरोना से हम इसका कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं, कि मेन चीज जो हुई कि ये कहाँ पे होता है, ये होता है नमी वाली जगहों पे होता है। सेकेंड चीज, इसमें जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन लोगों को होता है। तो कोरोना से इसका डायरेक्ट कनेक्शन वैसे नहीं है, लेकिन कोरोना का इसका इस वजह से है क्योंकि कोरोना होने के बाद जो होता है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से होती है। तो इसमें फर्स्ट तो ये आता है कि जब कोरोना का ट्रीटमेंट होता है तो उस दौरान पे पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, जो हमने पहले भी वीडियो में बोला था कि स्टेरॉइड थेरेपी के दौरान जो होता है तो वहां उसकी वजह से होता है, तो पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, ये उसकी वजह से हो जाता है। सेकेंड चीज होता है, पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऑक्सीजन जब हम पेशेंट को देते हैं तो उस दौरान पेशेंट को कुछ ह्यूमेक्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमेक्टेंट ऐसे पदार्थ होते हैं, आप मान लीजिए कि जो नमी देते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो वो हमारे ट्रैक्ट को ड्राई ना करे, इसलिए उनको नमी दी जाती है। सेकेंड चीज, कंसंट्रेटर जो होते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी यूज किए जाते हैं, तो उनको भी, उसमें भी नमी होती है, तो उनका बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से वो लंग्स में भी नमी पहुंच जाती है, तो इस वजह से होता है। सेकेंड थर्ड आता है कि कोरोना पेशेंट्स में कई बार इन्फेक्शन जो आफ्टर इन्फेक्शन होते हैं, मतलब कोरोना की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें कई बार पेशेंट को निमोनिया भी हो जाता है। ठीक है, एक तो हमारा डायरेक्ट ऑक्सीजन और ह्यूमेक्टेंट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है, ऑक्सीजन देने के दौरान जो ह्यूमेक्टेंट यूज किए जाते हैं उसकी वजह से वो नमी पहुंच जाती है आपके लंग्स में, लंग्स के अंदर नमी बढ़ जाने की वजह से, या फिर पेशेंट को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, पेशेंट के लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, तो वो एक
फेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया। ये तो आप लोगों ने जनरली भी देखा होगा कि जहां पे भी हमारे आसपास अगर कोई भीगी हुई लकड़ी होती है या ब्रेड होती है, रोटी होती है, अगर वो ड्राई है तो उस पर फंगस कभी नहीं लगता है, लेकिन अगर उसमें नमी है, पानी है, तभी फंगस ग्रो करता है। तो इसलिए ये उन सिचुएशन में हो जाता है। और जो पेशेंट का था कि हम बोल चुके हैं कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड चीज स्टेरॉइड जो दिए जाते हैं उस वजह से होता है। फिर निमोनिया हो गया। और फिर लास्ट में आता है वही कि जो हॉस्पिटल के दौरान, ठीक है, या तो हॉस्पिटल में या घरों में कहीं भी ट्रीटमेंट जब दिया जा रहा है उस वक्त अगर साफ सफाई मेंटेन नहीं हो रही है तो इस चीज के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को ब्लैक फंगस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें चेतावनी की, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये बहुत रेयर डिजीज है लेकिन ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। तो इसके लिए चेतावनी क्या है आपको, क्योंकि अगर आपको हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बहुत जल्दी, लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपने शुरुआती 1 या 2 दिन के अंदर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और ये जल्दी पकड़ लिया गया तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं बट आप बर्दाश्त करते रहे, आपने सोचा कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये अपने आप ठीक नहीं होगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं तुरंत अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, अपनी जांचें करवाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। अब हम बात करते हैं इसकी जांच की, ठीक है, कि इसकी जांच, हमने लक्षणों के बारे में बात कर लिया, सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी जांच के बारे में कि इसे हम, अगर हमें पता है कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है तो ये किस तरीके से जान सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक सिंपल तरीका है कि आप इनके लक्षणों को देखेंगे। घर पे ही आप अपना देख सकते हैं कि आपको स्किन के स्पॉट्स वगैरह जो भी हमने बताए हैं वो आप देख सकते हैं कि स्किन पे आपके स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपके ब्लैक ब्लैक, और आपके चेहरे पे या आंखों पे, आंखों के आसपास के एरिया में सिर दर्द, ये सब लक्षण हैं जो हमने आपको आगे बताए थे वीडियो में, वो लक्षणों पे ध्यान देना है। सेकेंड चीज आता है आपका तरीका जो होता है वो होती है आपका कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट में क्या होता है, इसमें एक स्वैब होती है, जैसे आपका ये कोरोना में टेस्ट ले रहे थे जिस तरीके से कि ये आपकी नाक के अंदर या मुंह के अंदर वो स्वैब लगाते हैं, तो मोस्टली इसमें वही इसी तरीके की एक स्वैब होती है जिसको कि ये नाक में या उसमें आपका स्पुटम का एक सैंपल ले लेंगे और वो लैब में कल्चर करेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे ये बताएंगे आपको कि आपको आपको ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो वो आता है सेकेंड, आपका आता है आपका कल्चर टेस्ट। थर्ड आपका आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन किया जाता है ज्यादातर उन केसेस में जब हमारा ब्रेन में और लंग्स में पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में हमें ये जानना होता है कि ये किस लेवल तक इसने बॉडी के कितने पार्ट्स को प्रभावित किया है, कितने हिस्से को प्रभावित किया है, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज्यादा फैल चुका है, ये जानने के लिए हमें लास्ट में सीटी स्कैन करना पड़ता है, जो इसका फाइनल। तो फर्स्ट हो गया सिंपल, आपको अपने लक्षणों पे ध्यान देना है। सेकेंड हो गया आपका कल्चर टेस्ट हो गया। थर्ड आपका हो गया जिसमें आपको सीटी स्कैन करवाना रहेगा। अब हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है बचाव का। जांच होने के बाद अभी सबसे पहले 2 चीजें होती हैं, एक होता है किसी चीज को मैनेजमेंट करना, एक होता है ट्रीटमेंट करना। तो मैनेजमेंट में जो चीजें आती हैं वो आता है आपका बचाव, क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बेटर सुरक्षा से, इलाज से बचाव बेहतर है। तो बचाव करें इसका। तो इसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हम उन पॉइंट्स पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज यही है कि आपको कभी भी कोई भी चीज, एक तो ताजा खाना खाना है आपको, ठीक है, बासी खाने को कभी भी सूंघ के या उसको टेस्ट करके या आपको उसको छू के नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप मिट्टी में काम करते हैं, आपका जॉब है कि आपको किसानों को या बाकी लोगों को, जिन लोगों को होता है बागवानी कर रहे हैं, तो उन लोगों की मजबूरी है, आप बहुत देर दूर नहीं रह सकते उन सब चीजों से, तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप मिट्टी में या कंपोस्ट में काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहनिए, ठीक है, प्रॉपर ग्लव्स पहनिए। और सेकंड चीज, आप अपने पैरों में बूट्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली है। तो मुझे लगता है कि उसके कंपैरिजन में अगर आप ये चीजें यूज कर लेंगे तो वो काफी सस्ता पड़ेगा आपको। काफी लोगों को ये चीज लग सकती है कि डेली डेली हम इन सब चीजों को कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारे जो आपके जो
ग्लव्स या बूट्स आते हैं, जो लोग इस तरीके की चीज़ों में यूज़ करते हैं, काम करते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं और वो आसानी से नहीं होते हैं। तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है और आप उसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप उनको अपनी प्रिकॉशन के साथ में उनको धो के साफ करके रखें और उनको धूप में रखें यूज़ करने के बाद में, और उनका यूज़ आप करें। फिर आता है आपका कि डायबिटीज, जो आपका नंबर 1, सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनाओ। जिन लोगों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती है कि उनको डायबिटीज है या उनका ब्लड शुगर लेवल क्या जा रहा है। तो फ्रिक्वेंटली अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करें। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप अभी अभी कोरोना से बाहर आए हुए हैं तो इसमें आप अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाइए, और अगर वो किसी तरीके से बढ़ा हुआ लगता है तो उसको आप कंट्रोल करिए बाय एनी मेथड। अगर आपको परहेज करना है परहेज करिए, आप कोई भी आयुर्वेदिक या किसी भी तरीके का मेडिकेशन आपका चल रहा है तो वो मेडिकेशन आप अपना फॉलो करिए और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करिए। दूसरी चीज आती है आपकी, फिर आता है कि नमी वाली जगहों पे कम रहे। जितना हो सके नमी वाली ऐसी जगह जहां पे सीलन है, बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, ऐसी जगहों पे कम रहें। और अगर किसी मजबूरी बस या आपका काम ऐसा है जिसमें आपको रहना पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप धूप में जाते रहें, सनलाइट लें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और कोरोना पेशेंट्स के लिए भी वही चीज आती है कि अगर आप कोरोना से अभी अभी रिकवर हुए हैं तो बहुत जरूरी है कि दिन में कई बार आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए सनलाइट लें, क्योंकि धूप एक ऐसी चीज है, सनलाइट इतनी इफेक्टिव होती है इस केस में कि वहां पे आपकी फंगस ग्रोथ जो है वो, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ग्रो करते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पहले तो अवॉइड करिए कि नमी वाली जगहों पे ज्यादा देर ना रुके। अगर आपको करना भी पड़ रहा है तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपनी धूप में आते रहिए, थोड़ी देर के 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठिए, आप अपना वहां पे सनलाइट लीजिए। स्पेशली मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है वो काफी इफेक्टिव होती है। सुबह के 10 बजे से पहले पहले की जो होती है, आजकल तो काफी गर्मी हो जाती है तो 9 बजे तक ही सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको नमी वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो बेटर रहेगा आप किसी भी टाइम धूप में आइए और थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकिए। खाना आपको ताजा खाना है, बासी खाना जहां तक हो सके उतना ही बनाए जितना आपको खाना है। बेवजह रख के उसे बार बार खाएं नहीं, क्योंकि उसमें उतना वेस्ट नहीं होगा आपका पैसा जितना आपका ट्रीटमेंट में चला जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। कई बार कुछ लोगों को ये चीज लग सकती है कि ये चीजें काफी कॉस्टली हैं, लेकिन नहीं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट चीजों को सही ढंग से मैनेज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो खर्चे हैं, जो हम, पहली बात तो खाना आपको इतना बनाना ही नहीं है जो आपका वेस्ट हो या रखा रहे, तो आप थोड़ा थोड़ा बनाइए और उनको तुरंत उसी टाइम पे कंज्यूम कर लीजिए। तो उसको खाना रखिए ही नहीं, और अगर इनकेस रखा है तो फिर उसे सूंघ के या चख के या छू के मत देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है आपके अंदर उस फंगस को एंटर कराने का अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सारी चीजें हम बता चुके हैं। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं, वो कोरोना पेशेंट्स के लिए भी हो सकता है, या जो लोग भी स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं या कीमोथेरेपी, या जो भी मैंने आगे अपने बताए हैं उन तरीकों। जनरली आज की डेट में कोरोना से भी बचने के लिए सभी लोगों के लिए ये चीज है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इन चीजों से रिच जो फूड होता है वो अपना लें। हेल्दी फूड लेना है आपको, हेल्दी फूड में भी मेन आपको फोकस करना है विटामिन सी। विटामिन सी किन से मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है मोस्टली। तो जैसे उसमें आ गया हमारा सबसे मेन जो रिच सोर्स आ, तो विटामिन सी वाला जो फूड होता है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपको लेना है। तो विटामिन सी किन में ज्यादा होता है? वो होता है हमारे खट्टे फलों में, जैसे कि आंवला हो गया, सबसे रिच सोर्स है वो हमारा। सेकेंड आपकी जो नींबू वाले, नींबू लेमन फैमिली जो भी होती है उसके होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में होता है आपका विटामिन सी होता है, तो उसको आप लीजिए अपने। और दूसरी चीज होती है कि खट्टी चीजें जो है, जैसे दही वगैरह है, अगर आपको एलर्जी होती है, जैसे अस्थमा के पेशेंट है या जिन लोगों को इन चीजों से एलर्जी है, वो इन चीजों का ध्यान रखें कि उन्हें उस तरीके से चीजों को नहीं लेना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जिन लोगों को एलर्जी रहती है, कि जिन लोगों को जल्दी जुकाम हो जाता है, तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम से लेमन ले लीजिए या नींबू ले लीजिए। ठीक है, और उनको बेटर रहेगा कि आप विटामिन सप्लीमेंट ले लीजिए, विटामिन सी का कैप ले लीजिए, क्योंकि मुझे खुद एलर्जी है तो मैं ये जानती हूँ कि विटामिन सी अगर आपको नींबू सूट करता है तो ही लें। सिर्फ इसलिए नहीं लें कि आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि वो सडनली नहीं बढ़ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी इस ठंडी चीजों से आपको प्रॉब्लम होती है तो वो हो सकता है आपको प्रोवोक कर जाए। तो अगर आपको नींबू वगैरह सूट नहीं करता है, अगर आप खाते हैं और आपको जुकाम हो जाता है, तो वो रिस्क आपको नहीं लेना है। तो उस कंडीशन में आप सप्लीमेंट यूज करिए, विटामिन सी के टैबलेट्स यूज करिए आप।
एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये हम जो कई सारे हमारे जो कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे टमाटर हो गया या बाकी जो भी हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें काफी रिच फूड होते हैं। और बाकी आप गूगल कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। ये सब चीजें आपकी बॉडी को इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप करने में मदद करते हैं। तो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट दोनों ही ऐसे फूड हैं जो आपकी बॉडी को की इम्यून पावर जो होती है उसको बूस्टअप करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप उस खाने को अपने उसमें यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब हो गया, हमारी जांचें हो गई, बचाव हो गया, ठीक है। अब इतने बचाव के बाद भी, ठीक है, कई बार होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में आपको उपाय क्या करना है, क्या उपचार करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में इसका सबसे पहले जो आता है वो होती है आपकी एंटी फंगल थेरेपी चलती है, जो आपका डॉक्टर देगा। आपको अपनी मर्जी से, अपने आप से नहीं लेना है, डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है हमेशा। वो आपके जो भी आपका रोग है, जो आपकी बीमारी है, वो किस इंटेंसिटी तक हो गई है, उसको किस तरीके, कितनी दवाई देनी है, कितनी डोज देनी है, कब तक देनी है, ये वो डिसाइड करेंगे। आप अपनी मर्जी से अपना ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से आप एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट वो आपको देंगे। तो एंटी फंगल थेरेपी होती है जिसमें कुछ टेबलेट्स भी हो सकती हैं, और अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो वो आपको उस कंडीशन में इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, कि उन जो एंटी फंगल दवाइयां होती हैं उनके इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सेकेंड जो आता है, लास्ट ट्रीटमेंट जो आता है इसका, वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज आंख का एक एरिया है, एक आंख हमारी पूरी इन्वॉल्व हो गई है, या गाल का कोई एरिया है, थोड़ी का कोई एरिया है, मुंह के अंदर का, दांत के आसपास का कोई एरिया है जो इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन वो लोकल इन्फेक्शन है, लोकल उतने ही एरिया में है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सर्जिकली कट कर दिया जाता है उस एरिया को, ठीक है, उसकी हेल्दी बाउंड्रीज के साथ, जहां पे स्वस्थ टिश्यू है आपका, जहां पे प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सराउंडिंग्स वहां से लेकर के कट करके पूरा पोर्शन निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसे ऑपरेशन के द्वारा आपके निकाल दिया जाता है। तो ये थी सारी हमारी जानकारी, जो मेरे नॉलेज में जितना मैं कलेक्ट कर पाई मैंने उतना आपको देने की कोशिश की। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर आपको पसंद आती है काफी सारी जानकारी अगर आपको इससे मिली है और आपको लगा कि ये वीडियो काफी अच्छा था, तो हम चाहेंगे कि आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। तो उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। तो अभी बाय बाय, टेक केयर, मास्क पहनिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सारी चीजें फॉलो करिए, हेल्दी रहिए।